अस्सलाम वालेकुम, यूसीपी टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद अनस। 22 अप्रैल पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैम जवेरिया कैस। आप इंटरनेशनल एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और जो यूसीपी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ जो यूएन के वाज़े करदा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको एज डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी भी सर्व कर रही हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि वर्ल्ड अर्थ डे की सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस क्या है, और इसके साथ साथ ही जो इसका पस मंज़र है वो भी ज़रा बयान कीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे की तो एक्चुअली लोग कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वर्ल्ड अर्थ डे को अलग अलग क्यों मनाते हैं। बात यह है कि जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो तो आप एनवायरनमेंट में डिफरेंट पोल्यूशंस की बात करोगे, आप वहाँ पे जो है आप चैलेंजेस की बात करोगे, आप उसके सोल्यूशंस की बात करोगे। लेकिन जब वर्ड आता है ना वर्ल्ड अर्थ डे, तो अर्थ डे का मतलब है, जैसे हम अर्थ को कहते हैं कि मदर नेचर है या प्लैनेट अर्थ जो है वो मदर अर्थ है, तो उसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो स्पीशीज ऑन अर्थ हैं वो सारी इस ज़मीन पर, इस कुरे अर्ज पर जहाँ रहती हैं, तो उनके जो जीने का सबब है या जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसके प्रोटेक्शन की बात की जाती है। यहाँ पे चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ये बात करते हैं कि उन चैलेंजेस को हम कोप अप करें और इस जमीन को, इस मदर अर्थ को, इस नेचर को उसी तरह से प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और इसमें इन्वेस्ट करें ताकि ये और बेहतर तरीके से बनी नौ इंसान के लिए और स्पीशीज ऑन अर्थ के लिए जो है वो एक अच्छा रहने का जो है वो मकाम हो। बट दूसरी तरफ जब आप देखते हो तो आप ये भी देखते हो कि हमारे पास इस अर्थ के अलावा और कोई ऐसी सियारा या सितारा मौजूद नहीं है जहां पे हम जिंदगी गुजार सकें। तो ये कहना कि जी देयर इज नो प्लैनेट बी एंड सेव अर्थ, तो मेरे ख्याल में ये कहना बजा होगा। जब आप थीम की बात करते हो तो आप देखो कि हर साल कोई ना कोई थीम होता है और उस पर्सपेक्टिव में सारा साल उस पे आपकी डिबेट्स भी चलती हैं, उस पे आपके अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलती हैं, उस पे दुनिया में भी काम होता है, उसमें जो है आपके पास पूरा साल आप अपने प्रोग्राम्स को, अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने बिजनेस प्लान्स को इको फ्रेंडली बनाने की तरफ जो है वो कार फरमा रखते हो, अपनी सारी की सारी कोशिशें, और एंड जो होता है वो यही होता है कि हमने अपनी प्लैनेट अर्थ को जो है वो बचाना। तो इस दफा जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन प्लैनेट। और किसने इन्वेस्ट करना है? बिजनेसेस ने इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट्स ने इन्वेस्ट करना है, इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्ट करना है, और आप जो जैसे आप इंडिविजुअल्स रहते हो, कलेक्टिवली रहते हो या आप इंडिविजुअली रहते हो, आप सब ने अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। ठीक है, आपने 2023 का जो वर्ल्ड अर्थ डे का थीम है वो भी बयान किया, और साथ ही साथ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, 22 अप्रैल को हम मना रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे और 5 जून को एनवायरमेंटल डे। इसका जो फाइन लाइन का डिफरेंस था वो भी आपने वाज़े किया। अब मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड अर्थ डे जो यूएन के वाज़े करदा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या ये उनमें से किसी नंबर में फॉल करता है? देखिए अनस, जब हम बात करते हैं ना यूएन एसडीजीज की, तो एक तो पहली बात यह है कि ये यूएन एसडीजीज जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हमारा एजेंडा 2030 भी कहलाता है। और वो ये भी कहते हैं कि आपने, क्योंकि जब हम जमीन की बात करेंगे ना, अर्थ की बात करेंगे, तो हर गोल से वो कहीं ना कहीं जो है वो लिंक करता है। बट जो पर्सपेक्टिव ये है कि वो टोटली उससे लिंक करता है, वो हमारे पास है गोल 13, जिसको आप क्लाइमेट एक्शन कहते हो। अच्छा। और क्लाइमेट एक्शन में जो है वो ये बात देखी जाती है कि आप और हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और जो हमने किया है उसका इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है, ताकि जो अगली स्ट्रेटजी हो वो इतनी बेहतर हो कि उस इम्पैक्ट को मेजर करते हुए आप और हम अगले इम्पैक्ट को लेकर चलें। अच्छा मैम, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या मैन मेड एक्टिविटीज हैं, इन पर क्या कहेंगे आप? इंडस्ट्री हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो जी, जब ये काम करते हैं तो किसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं? सोसाइटी के लिए जी, बिल्कुल, ह्यूमन बींग्स के लिए, रहने वाले लोगों के लिए, सिटीजन ऑफ स्टेट्स के लिए, दुनिया के लिए। तो जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जब आपको सड़क भी चाहिए, जब आपको वहां बिल्डिंग भी चाहिए, जब आपको घर भी चाहिए, जब आपने वहां पे खेती बाड़ी भी करनी है, तो यकीनन कोई ना कोई जगह पे कोई ना कहीं जो है चीजें जो है वो आप
अनफ्रेंडली हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है आप उसको बेहतर करेंगे. लेकिन हमारा जो फोकस है एज एनवायरमेंटलिस्ट और जो इंसान की एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको देखा जाए तो ये देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं ना कहीं किसी वजह से कोई चीज़ जो है वो पोल्यूट करते हैं, या हम किसी वजह से कोई चीज़ जो है वहाँ से हटा देते हैं, या हम कहीं ना कहीं अनफ्रेंडली होते हैं एनवायरनमेंट से, तो हमें उसके ऑल्टरनेट क्या करना चाहिए. ठीक है. तो जब हम अपना वो प्लान बनाते हैं, चाहे वो आप स्मार्ट बिल्डिंग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएं, चाहे वो आप टाउन प्लानिंग की तरफ चले जाएं, चाहे वो आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, आपको साथ में एनवायरमेंटल असेसमेंट भी करनी है और साथ में ये भी बताना है कि अगर ऐसा हुआ तो दूसरी तरफ आप उसके ऑल्टरनेट में क्या करेंगे. उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आपने देखा होगा कि जब सड़कें बनाई जाती हैं तो कई दफा हम टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बड़े बड़े दरख्तों को बजाय काटने के उनको उखाड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, और जहां पे छोटे प्लांट्स होते हैं वहां से उनको उठा के कहीं और ले जाते हैं. लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसी जगह है जहां से वो चीज खत्म करनी पड़े और उसको काटना पड़े, तो हम उसके ऑल्टरनेट क्या करेंगे, इस बात को एक तो हमें वाज़ेह भी करना चाहिए और दूसरा उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर भी आनी चाहिए. तो मेरे ख्याल में फिर नजर आता है कि हम इस मदर नेचर की और मदर अर्थ की कितनी केयर करते हैं. ठीक है. हीट वेव, स्मोग, इनके क्या असरात रहे, और साथ ही साथ जो इन आपने पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट और ह्यूमन एक्टिविटीज की बात की, इनके सोल्यूशन की तरफ कैसे आया जा सकता है? अच्छा देखिए, अभी हम जैसे अप्रैल के मंथ में बैठे हैं और हम आगे देखते हैं तो मॉनसून भी आगे आ रहा है, बिल्कुल. हीट वेव भी उससे पहले आएगी. तो यकीनन उसको कोप अप करने के लिए पहली बात तो ये कि हमें पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए था. जी. और साथ ही साथ जो फ्लड्स आए हैं, जी, मैं उनके लिए मेजरमेंट्स क्या ली जा सकती हैं अभी? तो पहली बात तो ये है कि ये जो हम बार बार फॉरेस्टाइजेशन की बात करते हैं उसका पर्सपेक्टिव हर तरह से. पहला, आपके लिए वो छांव भी मुहैया करेंगे, परिंदों के रहने की जगह भी बनेंगे, माल मवेशियों अगर उनके नीचे बैठे हैं तो उनके लिए भी कोई जिसको कहते हैं सायादार जगह होगी. और अगर हम उसको टेक्निकल तरीके से देखें, साइंटिफिक वे से, तो जिस जगह दरख्त होता है, अगर आपके घर में दरख्त है तो आप देखिए कि अगर उसके नीचे आप जाएं तो जो एक्चुअल जो परसेंटेज होती है हीट की वो 35% कम होकर नीचे आ रही होती है. अच्छा, दूसरी तरफ जब आप बात करते हो फ्लड्स की, तो अगर वही दरख्त, मैंने पौधे नहीं कहा, छोटे पौधे या प्लांट की बात नहीं की, दरख्त, अगर दरख्त लगे होते और तरीके से लगे होते तो वो सॉइल को जो है वो पकड़ लेते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो सॉइल को पकड़ लेती हैं. तो जब अगर फ्लड आता भी तो भी आपकी डिस्ट्रक्शन उस लेवल पे नहीं होना थी. अब पहली बात तो यह है कि हमारे सिटीजन्स को या लोगों को या कम्युनिटी को ये अवेयरनेस पहले देने की जरूरत है कि किस टाइप के दरख्त कब और कहां लगाए जाने चाहिए. घरों में लगाने हैं तो छोटे पौधे लगाएं, इंडोर्स लगाएं, आपको ऑक्सीजन भी मुहैया करेंगे, आपके लिए अच्छे भी होंगे. जब आप घर में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो मेरा हमेशा से एक पर्सपेक्टिव रहा है कि आप सिट्रस के दरख्त लगाएं जिसमें लेमन है, जिसमें ऑरेंज है, और दूसरी तरफ नीम ग्रेप का दरख्त लगाएं. उससे ये होगा कि उस इलाके की जो हवा है वो प्योरीफाई हो जाएगी खुद ब खुद और रेस्पिरेटरी डिजीजेस नहीं होंगी. और अगर हम फिर इसको और किसी तरफ से देखें, अगर मैं कहूं तो कोशिश करें कि सुखचैन और अमलतास के दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि वो बड़ा भी होगा, वो जमीन को भी पकड़ेगा, आपकी इरोजन भी नहीं होगी, आपकी डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगी, यानी कि उस तरह मैसिव लेवल पे नहीं होगी. जहां तक फ्लड का ताल्लुक है उसमें एक तो ये हो गया ना कि जो नेचुरल है, एक वो हो गया कि हमारी प्लानिंग क्या थी. हाँ जी, मेजरमेंट्स. अब बात ये है कि जब मुझे कोई कहे कि जवेरिया तुम अपना घर छोड़ के कल उस जगह बैठ जाना क्योंकि यहाँ फ्लड आने वाला है, मुझे बताएं मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी. हाँ जी. मुझे बताएं मैं अपनी चीजें कहाँ छोड़ के जाऊंगी. कुछ एफिलिएशंस भी होती हैं और उन एफिलिएशंस की बिना पे आप बैठे होते हैं उन जगहों पे. दुनिया में एक निज़ाम है और उस निज़ाम में जब आप किसी को किसी जगह का या चीज़ का ऑल्टरनेट दिखाते हो तो वो अच्छे की उम्मीद में या प्रोग्रेस या ग्रोथ की उम्मीद में दूसरी जगह जाता है. तो जब अगर यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है तो अगर मैं उसको किसी और जगह पे या उस जगह से दूर थोड़ा सा अगर मैं उसको ह्यूमन एक्टिविटी दिखा दूं और ह्यूमन यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखा दूं तो यहां से मेरा मूव करना या आपका मूव करना मेंटली आपके लिए फिजिबल होगा तो आप कर भी जाओगे. हाँ जी. तो एक तो ये चीज सबसे पहले करने की जरूरत है. दूसरी बात ये है
کہ یہ اعلان ہم جب کرتے ہیں کہ جی فلڈ آنے والے ہیں, وہ تو آپ کو اور مجھے بھی انکانشیسلی یا کانشیسلی پتا ہے کہ جی بیکاز آف ویدر چینج, بیکاز آف کلائمیٹ چینج, بیکاز آف گلوبل وارمنگ, یہ جو شفٹس ان ویدرز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. یہ جو سائیکل آف ہیٹ ہے یا سائیکل آف مونسون ہے یا جو رین, جو لاسٹ ٹائم ایک آپ نے ورڈ سنا ہوگا, ٹرمینالوجی یوز ہوئی تھی کلاؤڈ برسٹ کی, اس کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ برسنا شروع ہو گیا تو یقیناً وہاں تو نہیں پھر وہ چھوڑے گا کسی کو. تو یقیناً ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے فارسٹائزیشن کی طرف جانا ہے. دوسرا کوشچن آپ کا تھا اسموک سے ریلیٹڈ. اب دیکھیے جب بات ہر دفعہ ہوا کی یا پیور ایئر کی آ رہی ہے تو آپ کبھی اپنا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیے تو وہاں پہ جو بیسک رائٹس ہیں نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اور گورنمنٹ نے بھی پروٹیکٹ کرنے ہیں, وہ ہے رائٹ آف لائف, رائٹ آف فریش ایئر اینڈ رائٹ آف پیور ڈرنکنگ واٹر. ٹھیک ہے, یہ پاکستانی لا اور انٹرنیشنل لا پہ بھی بڑی آپ کی وہ ہے پکڑ ہے, اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا. انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ انٹرنیشنل لا تو جو ہے وہ تو سب اسٹیٹس کے لیے بات کرتا ہے نا. اچھا, بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل لا کو بات بتاتا ہے تو آپ اس کی امپلیمنٹیشن ضروری نہیں بنا سکتے کہیں پہ, کیونکہ ہر اسٹیٹ ساورن ہے. جب اسٹیٹ انٹرنیشنل لا کو دیکھتے ہوئے اپنا لا بناتی ہے, جیسے ہمارے پاس پاکستان میں 1997 کا جو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے جس کو ہم پیپا 1997 کہتے ہیں, تو اس میں جب لکھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنتا ہے جی. اور جب کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب یقیناً ہمارے ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر پرابلم کہاں ہے, تو پرابلم امپلیمنٹیشن میں ہے. ہاں جی, تو اس امپلیمنٹیشن کو میئر کرنے کی ضرورت. اسی کی طرف میں آ رہا ہوں. یہاں پہ سوشل اور انڈیویجول رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پڑھتے تھے یا پڑھاتے ہیں یا آپ لوگ ابھی سے بھی کافی پہلے 7th 8th 6th سے پڑھنا شروع جب کیا, بکس میں سے گزرے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہمیشہ جب رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات ہوتی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ اگر انس یہ کر رہا ہے کہ جویریہ کے گھر کے آگے کوڑا نہ پھینکے تو جویریہ بھی انس کے گھر کے آگے کوڑا نہ پھینکے. اگر اس گلی یا محلے کو یا اس اسٹریٹ کو صاف کرنا میری ڈیوٹی ہے اور آپ کا رائٹ ہے, تو آپ کا بھی وہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو صاف رکھیں, وہ میرا رائٹ ہے. تو ایک تو یہ جو انٹر لنکڈ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں, ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات بڑی صحیح ہے, وہ یہ ہے سیوک رسپانسبلٹی. سیوک انڈیویجول رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ اب کیا ہے سیوک رسپانسبلٹی؟ یہ کہتی ہے کہ آپ اتنا, اب دیکھیں میں ایک لفظ کہنے لگی ہوں, شاید آپ کو سمجھ آئے تو سمجھیے گا ذرا, کہ انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. اور اشرف المخلوقات کا مطلب ہے جس کا علم بہت ہے, جس کا دماغ بہت ہے, جو غلط صحیح کی تمیز کر سکتا ہے اور جو پرانے ایونٹ کو یاد رکھ سکتا ہے. غلط صحیح کو تو تبھی آپ صحیح کرتے ہیں نا, کہ آپ کی ایک مائنڈ چین ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ مائنڈ چین ہے, وہ چین سے اب بکری جب گھاس کھا رہی ہوتی ہے تو اچھے گھاس سے برے کی طرف اور برے سے پھر برے کی طرف بھی چل پڑتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں واپس وہاں چلی جاؤں جہاں اچھا گھاس تھا. تو جب ہمیں عقل ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ دی ہے, تو پھر وہ جو سیوک رسپانسبلٹی ہے وہ سمجھ بوجھ کا ہی نام ہے. اور وہ سمجھ بوجھ جب کریں گے وہ ایکٹ ہے, اور وہ ایکٹ کر کے دکھائیں گے, اور جب عمل کریں گے اور وہ نیت اللہ تک جائے گی, تو اس نیت کو لے کر جب چلتے ہو تو سیوک رسپانسبلٹی خود بخود آپ کا, جس کو کہتے ہیں آپ کا پہلا ایکٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. اویئرنیس کے لیے فوری اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں؟ میں ان ساری چیزوں کا پرسپیکٹو صرف یہ دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ ہمارے لوگوں کو, بڑوں کو, بچوں کو, اسکول چلڈرن کو, آپ جیسے ینگسٹرز کو, ہمیں ٹرمینالوجیز تو پتہ ہوتی ہیں, لیکن ہمیں میں ایک بات کہنے لگی, بالکل لیمن لینگویج میں کہنے لگی ہوں, کہ اس چیز کا ایکچولی علم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. مطلب جب میں نے کوئی ٹرم بولی, ٹرم تو بول لیتے ہیں کئی دفعہ, جب آپ نے کمیونٹی کو سمجھانا ہے جس میں آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, جس میں ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں, جس میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ایجوکیٹڈ ہے لیکن اس چیز کو نہیں کبھی پڑھا یا سنا, یا جس کو کہتے ہیں زیر غور نہیں آئی, تو جب تک آپ اور ہم بنیادی چیزوں کے اوپر بات نہیں کریں گے, جب تک اس کو آسان لفظوں میں نہیں سمجھائیں گے, جب تک آپ کی ہماری اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ بہت, جس کو کہتے ہیں
लाइवली अच्छी गपशप में, इंटरेक्टिव सेशंस में, जिसमें अगला क्वेश्चन कर सके, आप आंसर दे सको, आप लेके उस बात को चल सको, वो करने की जरूरत है। और जहां तक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की बात करूंगी तो आप ये देखिए कि आज हम जिस तरह टीवी यूसीपी टीवी पे बैठे हैं, उसी तरह यूसीपी में जो हमारा रेडियो है उनकी तरफ देखो तो आपने देखा होगा कि यूसीपी मीडिया स्टडीज फैकल्टी जो है उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की हुई है हमारे साथ कई सालों से। और वो अवेयरनेस कैंपेन्स क्या है? रेडियो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है उस पर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो प्लांटेशन की ड्राइव्स कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि वेस्ट को कैसे मैयर किया जाना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि जी आप नेट जीरो की तरफ कैसे जाएं। अब यकीनन नेट जीरो भी नाज़रीन के माइंड में आ रहा होगा क्या है कि जी आपका वेस्ट जितना आपका जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, कहीं ना कहीं वेस्ट भी तो उसका आ रहा होगा। तो उस वेस्ट को आपको मैनेज करना है, इसको सर्कुलर इकोनॉमी भी हम कहते हैं। तो उसको इस तरीके से आपने मेजर करना है कि उसको ट्रीट करते जाएं, पहले स्लाइटली ट्रीट करें, फिर उसको 25% करें, फिर 75% करें और वापसी पे 100% पे ले आए। तो कई दफा हम जब इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री प्लेज ले लेती है। जैसे हम यूसीपी में आज बैठे हैं तो हम प्लेज ले लें अगर कि जी हम बाय 2029 या बाय 2030 हम जीरो वेस्ट पे आ जाएंगे, या हम जो है अपने वेस्ट को नेट जीरो पे ले आएंगे और हम इस सारे को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डील कर लेंगे। तो ये फौरन के काम नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा और ये होते 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 चंद सालों में आपको उस पॉइंट पर ले आएंगे जहां आप अचीवमेंट अचीवेबल सिचुएशन पे खड़े। बिल्कुल सही कहा आपने, ये काम होते 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 होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, आपकी तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। आपने हमें वर्ल्ड अर्थ डे की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस से रोशनास करवाया, सोशल और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया और ये भी बताया कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और अवेयरनेस के लिए फौरी इकदाम क्या किए जा सकते हैं। यूसीपी टीवी से फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।